स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल यूपी एजुकेशन अकेडमी में। मैं शशि कुमार। आज आप लोगों को जो कल हमने पढ़ा था, जो हमारा भारतीय संविधान में कुछ बेसिक पॉइंट थे जो हमने जाने थे, आज इसका ये पार्ट 2 है। और इसमें आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास था, जो इसका इतिहास था कि आखिर हमारा संविधान जो बना आज, तो वो उनमें किन किन चीज़ों का योगदान था उसके बारे में जानेंगे। जो 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 ईस्वी का जो हमारा था भारत स्वतंत्रता अधिनियम, वहाँ तक पढ़ के जानेंगे। इसके बाद आज का जो वीडियो है ये कुछ बेसिक पॉइंट को आज पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। आखिर जो ये 1733 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उन्होंने जो रूल्स पारित किए, उनमें सबसे पहला रूल था 1733 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्या था और किन कारणों से ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और इनका योगदान कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बहुत सारे भारत शासन अधिनियम सब आए, भारत परिषद अधिनियम में आए, भारत चार्टर अधिनियम बहुत सारे आए। तो किन कारणों से वो आए उनका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा भारत देश था उसमें 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाल के नागरिक जिसका नाम था वास्को डी गामा, जो केरल के मालवा तट पर पहुंचे हुए थे और जामुन जो शासक थे वहाँ के, उन्होंने उनका भव स्वागत किया था। ये आए थे व्यापार करने के लिए, घूमते फिरते हमारा देश खोज किया और उन्होंने व्यापार किया और ये यहाँ से आपको मसाला ले गए। और जो मसाला उन्होंने यहाँ पे 1 रुपये में खरीदा, उन्होंने जाके वहां पर इसे 60 रुपये यानी कि 60 गुना नफा वहां पर इस मसाला को बेचकर कमाया। तो ये बात धीरे धीरे और सारे यूरोप के देश सब थे उन्हें मालूम पड़ा, तो वो लोग भी चाहे क्योंकि 60 गुना नफा बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है और लगभग वहाँ पे समझे कि नॉन वेजिटेरियन मतलब सब मांसाहारी सब होते हैं। जितने भी सारे यूरोपियन कंट्रीज में मतलब जैसे ब्रिटेन हुआ, ये सब जो है ना हर तरह मांसाहारी होते हैं। तो मांस को अच्छे ढंग से रखने के लिए हम जानते हैं कि मसालों का योगदान होता है। मसाला को अगर अच्छे से मसाला दिया जाए तो मांस जो है वो ज़्यादा मतलब खाने में स्वादिष्ट होता है और उस पर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसी कड़ी में जो पुर्तगाल से जो वास्को डी गामा आए थे, उन्होंने 1 रुपये में जो मसाला खरीदा, वहाँ जाकर 60 रुपये उन्होंने उस मसाला को बेचा। तो 60 गुना उनको नफा ज़्यादा हुआ। जब ये बात अदर यूरोपियन कंट्री जाने तो वो लोग भी भारत से व्यापार करने के लिए जो आगे बढ़े। तो सबसे पहले उनमें आता है कि पुर्तगाल जो भारत आया हुआ था वो आया 1498 में, और उन्होंने भारत में आप मान लीजिए व्यापार करने के लिए आए तो कंपनी का स्थापना तो करेंगे, एक अपना ब्रांच देंगे। तो उन्होंने कंपनी का स्थापना की जिसका नाम था एस्टाडो दो इंडिया। उसके बाद आपको ब्रिटेन आया, जिन्होंने लगभग कंपनी तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारा ब्रिटेन था वो हम पे 200 वर्षों तक राज किया। तो ब्रिटेन जो है वो 1600 ईस्वी में आया और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नामक कंपनी की स्थापना की। उसके बाद डच, जिसे हम नीदरलैंड बोलते हैं, 1602 में आया, उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उसके बाद फिर डेनिश आया 1616 में, उन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और अंत में फ्रांसीसी आया 1664 ईस्वी में, उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस प्रकार से बहुत सारी कंपनियां हमारे भारत आई, बहुत सारे देश की जो कंपनियां से भारत आए। और देखेंगे इस सारी कड़ी में जो ब्रिटेन है वो ब्रिटेन किस तरह से हमारे देश को 200 वर्ष अधिक तक गुलाम बना के रखता है। अब इसमें ब्रिटिश कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये एक समझ लीजिए कंपनी थी। ये इंग्लैंड की एक कंपनी थी। जैसे हमारे भारत देश में आपको रिलायंस, टाटा, ये बहुत सारी कंपनियां सब है। जैसे सी में देख लीजिए एयरटेल, जियो, ये सब क्या है कंपनियां सब है। उसी प्रकार से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत जो आई थी वो सिर्फ उनका उद्देश्य था व्यापार करना। लेकिन कैसे कैसे धीरे आप आगे जानेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने धीरे धीरे हमारे इस भारत देश पर कब्जा करके उन्हें हमें गुलाम बना लिया। तो सबसे पहले जानेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में हुई थी। जो हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो लंदन की कंपनी थी, उनका जो स्थापना हुआ था वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में हुई थी। जिनकी स्थापना करने में 2 भाई थे, एक नाम था जॉर्ज वाइट, एक था जॉन वॉट। ये दोनों भाइयों के द्वारा इस कंपनी की स्थापना की गई, ठीक है। और जो कंपनी की स्थापना लंदन में की गई और उनका विचार था कि हम भारत आए, भारत के साथ अपना व्यापार मतलब यहाँ के व्यापार करें। तो मान लीजिए अभी प्रेजेंट में ही भारत जैसे कोई कंपनी अगर अमेरिका जाके व्यापार करना चाहेगी तो उन्हें पहले भारत सरकार से जो अधिकार पत्र लेना पड़ेगा, तब वो जाके अमेरिका जाएंगे। और अमेरिका जाने का फिर वहाँ गवर्नमेंट से एक जो अधिकार पत्र है वो लेना पड़ेगा, उसके बाद व्यापार कर सकते हैं। उसी प्रकार से तो जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो जॉन वाट और जॉर्ज वाट 2 भाई मिलकर किए, उन्होंने एक प्रमाण पत्र या अनुमति पत्र लिया। किससे लिया?
तो वो एलिजाबेथ प्रथम, उसने इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी, और जो उन्होंने अधिकार पद लिया वो आपको लिया 15 वर्षों का चार्टर था, यानी 15 वर्ष का अधिकार पता कि ठीक है आप जाइए इंडिया, आप 15 वर्षों तक वहां पे आप व्यापार कीजिएगा। उसके बाद जब व्यापार करने के लिए वो भारत आए, इस कड़ी में बहुत सारी घटनाएं हुई। आज जो हमारा जो पश्चिम बंगाल है उसमें बिहार, उड़ीसा, जो पश्चिम बंगाल है उसका कुछ जो बांग्लादेश से कुछ इसे मतलब था, लगभग बंगाल में ही पड़ा था। बहुत बड़ा एक प्रेसिडेंसी शहर था, क्योंकि 3 प्रेसिडेंसी शहर, एक मुंबई था, एक मद्रास था, एक कोलकाता था, तो बहुत बड़ा शहर था ये। तो जो अंग्रेज है उन्होंने जब ये व्यापार करना शुरू हुआ तो बहुत सारे कुछ इतिहास के कारण भी है कि जैसे वो सिराजुद्दौला थे और मीर जाफर था। अंग्रेज हेक्टर मुनरो के द्वारा बहुत सारे कारण हुए, उन्होंने बोला कि ये आपका जो कर है आपको कर देना पड़ेगा, लेकिन अंग्रेज ने अपने बहुत सारी रणनीतियों के कारण कुछ किए। तो सिराजुद्दौला उन्होंने बोला कि आप जो है मतलब बिना लगान दिए हुए आप यहाँ व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो उनको जब तो अंग्रेज को ये समझ में आ गया कि अगर ये सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब अगर बने रहे तो ऐसा एक नौबत आ जाएगा, बिना लगान दिए बिना टैक्स दिए हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने उन्हें हटाने को सोच लिया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उन्होंने मीर जाफर को अपने में मिला लिया, और जब युद्ध हुआ, जिसी युद्ध को हम जानते हैं प्लासी की युद्ध के नाम से, प्लासी एक पश्चिम बंगाल का एक गांव है जहां पर हम जानते हैं कि 23 जून 1757 ईस्वी को जो प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी जो पड़ता हुआ कहां पड़ता है, ये बंगाल में पड़ता है। तो प्लासी का युद्ध हुआ, इसी युद्ध से जो मतलब अंग्रेज शासन का जो नींव रखना शुरू हुआ ना, एक ये युद्ध था, और एक आप आगे आगे जस्ट अभी पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट था। ये दोनों युद्ध के बाद जो है अंग्रेज कैसे मतलब अपने जो विस्तारवादी नीति थी वो कैसे उसको मतलब लागू किए, ये आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 23 जून 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध हुआ। जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी से नेतृत्व कर रहे थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव, और इधर था सिराजुद्दौला जो बंगाल के क्या थे हमारे, ये हमारे बंगाल के उस समय नवाब थे। और इनका एक जो सेनापति था इनका नाम था मीर जाफर। तो देखिए जब जो ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जब युद्ध हुआ, उसमें जब बंगाल के सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, उन्होंने गद्दारी की थी। गद्दारी क्या की थी उन्होंने, जब ये युद्ध इन दोनों के बीच हो रहा था तो मीर जाफर ने सेना को आदेश ही नहीं दिया युद्ध में भाग ले, और उन्होंने ये अफवाह मचा दी कि सिराजुद्दौला जो है मारा गया, जिसके कारण ये युद्ध अंग्रेज जो है वो अंग्रेज ये युद्ध जीत गया और सिराजुद्दौला इसमें हार हो गए। जब ये युद्ध खत्म हुआ उसके जस्ट कुछ दिन के बाद ही 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ, जो हमारे बिहार राज्य में पड़ता है बक्सर जो है। तो इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे हेक्टर मुनरो। और इधर एक बात सोचने की बात है कि जब 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध हुआ, 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज ने जीत तो हासिल कर ली, और मीर जो जाफर था वो इसको अपने मिला लिया था, जिस कारण सिराजुद्दौला लास्ट में अंत इसको जो अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया। तो मीर जाफर को अपने में मिला दिया, जब मिलाया गया था तो नहीं आश्वासन दिया गया था कि आप अगर सिराजुद्दौला आप हमें मिल जाइएगा, तो अगर सिराजुद्दौला की हार हो गई तो आपको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। तो सच में इन्होंने नवाब तो इन्हें बंगाल का बना दिया गया, लेकिन ये जो बंगाल का नवाब बने ये कठपुतली बन के रह गए, नाम मात्र का एक मतलब नवाब बन के रह गए। बाकी सारे काम थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी सारे फैसले वही लेते थे। इसके जस्ट बाद ही 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इसी युद्ध के बाद जो है अंग्रेज के पास बहुत सारी ऐसी शक्तियां आ जाएंगी जिनके कारण वो धीरे धीरे हमारे जो भारत देश में है वो मतलब समझ लें कि अपना एक रणनीति के तहत जो धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर देंगे। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और इधर हमारे तरफ से संयुक्त सेना थी। अब संयुक्त सेना में कौन कौन थी? संयुक्त सेना में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला, और बंगाल का नवाब था मीर कासिम। ये तीनों आपस में मिलकर एक संयुक्त सेना का निर्माण किए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े। लेकिन परिणाम स्वरूप यह हुआ कि इसमें इनको भी हारना पड़ा और ईस्ट इंडिया कंपनी में भी क्या विजय हो गया। ये जीतने के बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए, बंगाल की जनता को बहुत सारे दुख झेलने पड़े और बहुत सारा कारण हुआ, जिसके कारण धीरे धीरे अंग्रेज जो है अपनी नींव जो अपनी पकड़ है मजबूत बनाते चले गए। उसके बाद 1764 में जब भी बक्सर का युद्ध खत्म हुआ और इसमें अंग्रेज की जीत हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ।
सबसे जब बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ, इसमें द्वैध शासन का था, इसमें शासन को दो भागों में बांट दिया गया। एक आपका था दीवानी, एक था निजामत। दीवानी में मतलब था कि जितना भी सारा संपत्ति का अधिकार है, जो पैसा का लेन देन है, सारा चीज है, वो सारा लेन देन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी। और जितने भी निजामत है यानी शासन का अधिकार है, उनको बोला कि ठीक है, बंगाल का आप जो नवाब है, आप उनको, जैसे मीर जाफर के कठपुतली नवाब थे, सारा पैसा धन संपत्ति था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और इनके पास मीर जाफर के पास क्या था, सिर्फ शासन करना। क्या बिना पैसा का शासन कभी हो सकता है? तो लास्ट में जो वहां के नवाब थे, उन्होंने हाथ जोड़कर उन्हें बोला कि कृपया आप ये जो हमारा निजामती अधिकार दी हुई भी आप ही ले लीजिए। उसके बाद आप जान सकते हैं कि ये जो संयुक्त सेना लड़ी थी, उसमें हार के बाद ये बंगाल में द्वैध शासन इलाहाबाद की संधि हुई। ये सब संधि होने के बाद अंततः उसमें अब जो हमारा अंतिम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, उन्हें ये बोला गया कि ठीक है, आप जो है ना, आप शासक बने रह गए और इनको आप पेंशन देना शुरू कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला मुगल शासक मतलब कौन सा पहला मुगल शासक था जिन्हें अंग्रेज सरकार के, अंग्रेज के ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पेंशन दिया था? वो थे हमारे शाह आलम द्वितीय। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अब जो है मतलब ये बहुत सारे पॉइंट इसमें है, और एक पॉइंट छूट गया, मैं आपको बता दूं। देखिए, जब अंग्रेज 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध जीत गया और 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध, अब दोनों युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी जीतने के बाद अब उनके पास क्या क्या आया, अब मतलब जो जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, कृपया जाके उस वीडियो को भी देख लें। और देखिए, जब अंग्रेज ये दोनों युद्ध जीत गए, जब प्लासी का युद्ध और जब उन्होंने बक्सर का युद्ध, ये दोनों युद्ध जीतने के बाद उन्हें उनके पास अब क्या क्या शक्तियां आ गई और किस प्रकार से वो आगे बहुत सारे जो एक्ट पारित किए, इनकी जरूरत क्यों पड़ी। आखिर जो अंग्रेज जो ब्रिटिश संसद के द्वारा 1773 से लेकर 19 बहुत सारे एक्ट पारित किए गए, इनकी जरूरत उन्हें क्यों पड़ी। तो जब अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब दोनों युद्ध जीत गया, उसके बाद अंग्रेजों के पास भूभाग आ गया, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा एरिया था। उसमें मतलब उड़ीसा, झारखंड जो आज बिहार से लगा हुआ, उसके बाद बिहार, जो पश्चिम बंगाल, उसके बाद खुद जो बांग्लादेश के कुछ बहुत सारे हिस्से थे जो कोलकाता में शामिल थे। उसके बाद जनसंख्या, भूभाग उनके पास भी आ गया, जनसंख्या में आ गया, संप्रभुता में आ गया, उनकी सरकार भी अपनी खुद की बन गई। तो ये सारे चीज हो गए। अभी कहीं यहाँ एक संप्रभुता सब आती है, यहाँ निर्णय लेने शक्ति भी उन्हीं के पास था, क्योंकि उनके सारे एरिया पे कब्जा किनका था, यही हमारा जिनका कब्जा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, तो वो निर्णय सारे भी ले सकते थे। अब देखिए, ये भूभाग जब उन्हें सब कुछ, ये अंग्रेजों के पास ये चार चीज आ गए, भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता, सरकार। तो आपको हमने पहले वीडियो में बताया हुआ था कि अब चारों चीज हो जाए तो वो क्या चीज का निर्माण करते हैं, एक राज्य का निर्माण करते हैं। तो राज्य का जब निर्माण करते हैं, तो राज्य का निर्माण करने आज का व्यवस्था होना चाहिए। अब एक राज्य को हम संचालन कैसे करें, व्यवस्था के लिए क्या आवश्यकता है, हमें नियम की आवश्यकता है। नियम के लिए राज्य व्यवस्था हेतु कानून का निर्माण करना पड़ेगा। तो कानून का जब निर्माण हुआ, ये कानून का जो निर्माण किया जाता था उसमें अब यही सारे कानून जो 1733 में कानून बनने शुरू हुए, यही सारे कानून बनने शुरू हुए, क्योंकि उनके पास भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार, ये सारे चीज उनके पास अवेलेबल थे। एक राज्य का निर्माण उन्होंने कर लिया। अब राज्य को चलाने के लिए बहुत सारे नियम की आवश्यकता पड़ेगी। वो धीरे धीरे 1733 से बनना शुरू हुआ और 1945 ईस्वी तक अंत तक ये नियम बने। तो ये जो, लेकिन एक बात में आप गौर करने की है कि ये जितने भी सारे नियम बने, अधिनियम जितने सारे 1773 से लेकर 1900 जितने भी सारे बहुत सारे अधिनियम बने, ये अधिनियम जो ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए जाते थे, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नहीं बनाए थे, ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए जाते थे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये मेरा दूसरा पार्ट है, और जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मैं दे दूंगा, वो आप लोग देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में कोई भी त्रुटि लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इनमें क्या त्रुटि थी, मैं उनको सुधार करने का प्रयास करूंगा। और इसके आगे अब जो अगला वीडियो मेरा पार्ट 3 आएगा, इसमें अब हम 1733 में जानेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, किन कारणों से उन्हें लाया गया और क्या उनकी प्रधान था। और धीरे धीरे हम जानेंगे कि भारतीय संविधान जो आज हमारा संविधान है हमारे देश का, उसका निर्माण कैसे हुआ, और निर्माण कार्यों में जो हमारा संविधान निर्माण हुआ उसमें जो ब्रिटिश के द्वारा बहुत सारे एक्ट अधिनियम पारित किए गए, उनका योगदान किस ढंग से रहा, हमारे भारतीय संविधान सभा में क्या अहमियत रहा, बहुत सारे जो तथ्य हैं उनको आगे जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया चैनल को चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।